नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के इतिहास बोध चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास की जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जो भारत है। तो भारत है उसकी भौगोलिक स्थिति से लेके अभी तक जितने पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। और दूसरा हम लोगों का जो मेन फोकस होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में सर्वप्रथम किस साहित्य में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं, और मनु ने भारत को भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा है, और नर्मदा नदी को पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी के जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहा है, और इस नर्मदा नदी के दक्षिण के भाग को उन्होंने क्या कहा है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही दोस्तों हम लोग आर्यावर्त किसे कहते हैं, आर्यावर्त किसने क्षेत्र को कहते हैं, ब्रह्म देश क्या है, ब्रह्मसी क्षेत्र क्या है, मध्य क्षेत्र क्या है। मतलब भौगोलिक स्थिति से लेके कोई भी अभी तक प्रश्न जो बन सकता है या पूछा गया है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो में। सब कुछ इसका पोस्ट मॉडर्न टॉपिक का कर लिया जाएगा। दूसरा टॉपिक जो होगा दोस्तों हम लोगों का ग्रेटर इंडिया होगा, जिसे हिंदी में बृहत्तर भारत कहते हैं। तो बृहत्तर भारत जो संकल्पना आई थी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सबसे पहले ग्रेटर इंडिया शब्द कहाँ प्रयोग हुआ, ये प्रयोग करेंगे किस साहित्य में ये ग्रेटर इंडिया की पुष्टि होती है, और साथ साथ ही ग्रेटर इंडिया में कौन कौन से भाग आते हैं या द्वीप आते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, और ग्रेटर इंडिया के लेके इतिहासकारों ने क्या कोई स्टेटमेंट दिया है उनकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे टारगेट विद मृत्युंजय के इतिहास बोध इस चैनल में हम लोग पूरे संपूर्ण इतिहास का जो पाठ्यक्रम है सभी एक एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को फॉलो करता रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा। हम लोग टारगेट विद मृत्युंजय का एक इतिहास बोध नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसमें इतिहास से संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे अब आते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का टॉपिक है पहला, भौगोलिक स्थिति। इससे पिछले साल और भविष्य के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबकी चर्चा करेंगे। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की सबसे पहले कहाँ वर्णन है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है, 5। कौन कौन से हैं, ये हैं मध्य देश, उत्तरापथ, प्रातीच, अपरांतक, या इसी को कहते हैं प्राच्य और दक्षिणापथ। इनका विस्तार क्या है, मध्य देश जो है वो यमुना से ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र कहते हैं, ये यमुना है, ये ब्रह्मपुत्र इस वाले क्षेत्र को कहते हैं। उत्तरापथ नॉर्थ वेस्ट प्रदेश को कहते हैं। प्रातीच या प्रांतक पश्चिमी भारत को कहते हैं। प्राच्य पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में क्या आता है, बिहार, उड़ीसा, ये बंगाल वाला इलाका पूर्वी भारत कहलाता है। और दक्षिणापथ भारत का दक्षिण भाग। तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि प्राचीन भारतीय यानी भारतीय उपमहाद्वीप को सबसे पहले कहाँ बांटा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में। कौन कौन से भाग हैं ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, आपको हम लोगों को याद रखना है कि जो ये भारत हो गया, यहाँ से नर्मदा निकली है, ये भ्रंश घाटी से निकलती है। भारत में 2 ही नदियाँ भ्रंश घाटी से निकलती है, एक नर्मदा दूसरी दामोदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो नर्मदा नदी है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी का जो लेखक था उसने नर्मदा नदी को क्या कहा गया है। ये दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन से के लेखक ने नर्मदा नदी को क्या कहा है, नामोदोष। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी को पेरीप्लस द इरिथियन सी के लेखक ने नामादोष कहा है, और उसने ये नर्मदा नदी के जो साउथ वाले इलाके को क्या कहा है, दाकिना बादेश। प्रश्न है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है, पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने नामादोष, जिसे नर्मदा नदी कहते हैं, के दक्षिण में स्थित भूभाग को क्या कहा है, दक्षिणा बादेश। दोस्तों, फिर अगला जो पॉइंट है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैसे, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, तो जो आर्य आए थे वो पश्चिम से आए, तो उन्होंने अपनी संस्कृति के जो यहाँ के लोग रहते थे, जनजातियाँ रहती थी, उनका आर्यीकरण किया। तो जो आर्यीकरण किया, तो ये जो पूर्वी भारत का आर्यीकरण किया, तो ये तीसरा पॉइंट है कि ये गौतम राहुगढ़ ऋषि ने किया। तो ये कहाँ उल्लेख है, ये भी यूपी पीसीएस में दोस्तों पूछा जा चुका है, शतपथ ब्राह्मण में। पूर्वी भारत का आर्यीकरण का श्रेय गौतम राहुगढ़ ऋषि को कौन देता है, यही प्रश्न था। तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। और दोस्तों, ये पूर्वी भारत का तो गौतम राहुगढ़ ऋषि ने किया, फिर दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया, तो अगस्त ऋषि ने। ये भी दोस्तों यूपी पीसीएस में दोस्तों पूछा जा चुका है।
दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अगस्त ऋषि को। पूर्वी भारत शतपथ ब्राह्मण में दिया है किसे? गौतम रावगढ़ ऋषि ने। दोस्तों अब अगला टॉपिक है जो ये भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों को किसने पंच भारत या 5 इंडीज कह के संबोधित किया है? हुएन सांग। दोस्तों ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है कि जब भी नए क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप से बनते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि पंच इंडीज किसे ने कहा? हुएन सांग ने। फिर दोस्तों हम लोग मनु पे चलते हैं। मनु ने क्या किया है? भारत को, पहले तो ये हो गया कि भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहाँ बताया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और दूसरा कहाँ बताया गया है? मनु स्मृति में। तो मनु स्मृति में क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में किस पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला गया है? तो आंसर होगा मनु स्मृति। और सर्वप्रथम कहाँ? सर्वप्रथम अगर पूछा जाए तो ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये मनु स्मृति में कितने भागों में बांटा गया है? 4। और ऐतरेय ब्राह्मण में कितना बांटा गया है? 5। तो इस स्लाइड में दोस्तों हम लोगों को याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण भौगोलिक स्थिति को 2 जगह बांटा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में 5, मनु स्मृति में 4। और ऐतरेय ब्राह्मण में कौन कौन से 5 क्षेत्र ये याद रखना है। नर्मदा नदी का नाम याद रखना है। दक्षिण में नर्मदा नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? और ये गौतम रावगढ़ ने पूर्वी भारत का आर्यीकरण किया, दक्षिण भारत का अगस्त ऋषि ने किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। अब जो ये हम लोग कर चुके हैं कि दक्षिण नर्मदा नदी के दक्षिण के भाग को दाक्षिणाबादेश कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख ये भी कर चुके हैं। अगस्त ऋषि वाला ये भी हो चुका है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय दिया गया है। 5 इंडीज किसने कहा है? हुएन सांग। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किसमें भौगोलिक स्थिति में विस्तार से प्रकाश डाला गया है? मनुस्मृति। यहाँ पे कितने हैं? 4 भाग। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये ब्रह्मवर्त जो वर्ड है, ये तो यूजीसी नेट के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मवर्त जो है शब्द निम्नलिखित नदियों के क्षेत्र को इंडिकेट करता है। तो इसमें क्या आंसर होता है दोस्तों? सरस्वती और द्रस्वती के क्षेत्र के बीच में यही आंसर होता है। तो ये ब्रह्मवत कहाँ से आया? ये मनु स्मृति से आया। मनु स्मृति में क्या किया है? भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति को 4 भागों में बांटा गया है। ये दोस्तों खूब पूछा जा चुका है। ये अभी उतना नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये असिस्टेंट प्रोफेसर में दूसरा वाला पूछा गया है, नीचे वाले तो भी पूछे ही नहीं गए हैं। तो दूसरा क्या है? इन्होंने जो मनु स्मृति में 4 भागों में भारत को बांटा, भारतीय उपमहाद्वीप को बांटा, जिसमें है ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश और आर्यावर्त। तो आपको ये याद रखना है इसकी ये लोकेशन। ब्रह्म ऋषि देश कैसे कहते हैं? गंगा यमुना दोआब को। मध्य देश किसे कहते हैं? हिमालय से विंध्याचल और सरस्वती से लेके, कैसे ये है, ये विंध्याचल है और ये है हिमालय, और ये हो गई क्या नाम? सरस्वती नदी, और ये प्रयाग तक, ये वाला दोस्तों है ये मध्य क्षेत्र आता है। आर्यावर्त क्या है? पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक, और विंध्याचल से हिमालय पर्वतों के बीच के भाग को, यानी संपूर्ण उत्तरी भाग, और दोनों पहाड़ों दोनों समुद्रों के बीच में, यानी संपूर्ण भारत को हम एक तरीके से आर्यावर्त कह सकते हैं। ये सर्वप्रथम किसने कहा है? मनु स्मृति के अनुसार ये भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट जो है, मनु स्मृति में ही वैदिक संस्कृति का केंद्र किसे बताया गया है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश मनु के अनुसार किसे कहा गया है? गंगा यमुना दोआब। तो आप लोग याद रखिए कि मनु स्मृति के अनुसार गंगा यमुना जो दोआब था उसे ही वैदिक संस्कृति का केंद्र कहा गया है, और इसे ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं। दोस्तों अगला मनु स्मृति के अनुसार ये एक और क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहा है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो हिंदू मैथोलॉजी में अभी अंतिम जो विष्णु का अवतार हुआ है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। भविष्य में कौन अवतार होगा? कल्कि अवतार। तो ये कल्कि अवतार कहाँ होगा? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र में ही। कहाँ? यानी गंगा यमुना का दोआब। तो जब ये कल्कि अवतार होगा तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्वेदी क्षेत्र। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि मनु स्मृति के अनुसार गंगा यमुना दोआब के बीच ब्रह्म ऋषि क्षेत्र क्या कहलाया, जो विष्णु के भावी कल्कि अवतार की कर्मभूमि होगा? अंतर्वेदी क्षेत्र। दोस्तों अगला एक यहाँ पे ये भी है, जो ब्रह्म ऋषि देश है इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो इसमें कुरुक्षेत्र आता है, पांचाल आता है, मत्स्य आता है, सूरसेन। तो ये इसमें सूरसेन, मत्स्य, पांचाल महाजनपद भी हैं। आप लोग इसकी लोकेशन देखिएगा मैप पे,
और नहीं, हम लोग अभी जब महाजनपद वाले चैप्टर में आएंगे तो वहाँ इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये क्या ना, अभी झारखंड का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। उसमें सेम यही था, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मऋषि और मध्य देश और आर्यावर्त का जो भौगोलिक आकार है उसके अनुसार क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो सबसे छोटा क्या है, ब्रह्मवर्त, फिर ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का दुआब, फिर मध्य देश और आर्यावर्त संपूर्ण भारत। तो आपको ये क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। अगला दोस्तों, मनुस्मृति में एक और भारत की दुर्दशा के लिए मनुस्मृति काफ़ी हद तक जिम्मेदार भी है। इन्होंने क्या किया, जो आर्यावर्त था, तो आर्यावर्त जो भारत था उसके जो बाहर के लोग थे उन्हें मलेच्छ या अनार्य कहा। और ये संकल्पना आधुनिक भारत तक चलती रही है। अब यहाँ के रेजिमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो यहाँ के जो सैनिक थे तब उन्हें म्यांमार या कहीं विदेश में युद्ध के लिए भेजा जाता था तो वो जाते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, इसलिए वो मना करते थे। और ये जब 1857 की क्रांति हुई उससे पहले ये भी एक काफ़ी हद तक ये जिम्मेदार कारण रहा। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार आर्यावर्त के बाहर स्थित क्षेत्र को अनार्य या मलेच्छ कहा गया। तो ये अनार्य मलेच्छ किस क्षेत्र को कहते थे मनु? तो दोस्तों ये दो इनके अनुसार थे, एक तो सतलज से उत्तर काबुल तक का क्षेत्र, जैसे ये सतलज नदी निकली है, सतलज नदी निकली है तो यहाँ पे काबुल है, तो ये वाला जो इलाका है ये, क्योंकि विदेशियों ने यहीं से आक्रमण किया और यहाँ से भी आक्रमण किया, तो ये इस एरिया को मलेच्छ कहते थे। और दक्षिण में द्रविड़, दक्षिणापथ का क्षेत्र, दक्षिण के इलाके को इसे भी मलेच्छ कहते थे मनु। अगला दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस आरण्यक में आर्यावर्त के निवासी विशेष आदरणीय माने गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तेतरी आरण्यक। दोस्तों एक यहाँ पे ये आप लोग ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में। क्या पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट आपको दिया होगा, ये पूछा जाएगा कि किस पुराण से लिया गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश यानी भारतवर्ष है। यहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ भारत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग के सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना हेतु भारत में पुनः जन्म लेते हैं। किस पुराण में कहा गया है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा विष्णु पुराण। दोस्तों आप इस स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ फिर अगला जो पॉइंट है, किस पुराण में भारतवर्ष के 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा विष्णु पुराण। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के पर्वतों में प्रथम और प्रधान स्थान किस पर्वत को दिया गया है? सुमेरु। ये सीधे सीधे मैंने वन लाइनर आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों मत्स्य पुराण। मनुस्मृति की बात हो चुकी है, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में मनुस्मृति में क्या कहा गया उसकी बात हो गई है। अब मत्स्य पुराण में भारतवर्ष को कुल 9 भाग हैं, जिसमें मुख्य भाग हैं जो एग्जाम में पूछे जा गए हैं अभी तक, इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी और नागद्वीप। आप इन 4 को तो 9 भागों में से याद रखिएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो 9वां भाग है वो भारत है। ये 4 आपको याद रखने हैं, 4 आपको याद रखने हैं ये 4 भाग। 9वां भाग भारत है। और राजशेखर ने इसे क्या कहा है? कुमारी द्वीप। राजशेखर ने किस किताब में ये कुमारी द्वीप कहा है? काव्य मीमांसा। राजशेखर की एक किताब है काव्य मीमांसा, ये बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर। और राजशेखर ने उसमें भारत को क्या कहा है? कुमारी द्वीप। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किस पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अब तक भारत के नाम से पुकारते थे उसे अब कुमारी द्वीप कहा जाता है? दोस्तों वामन पुराण। तो आपको ये भी याद रखना है, राजशेखर ने कुमारी द्वीप किसे कहा है? भारत को। ये 9वां भाग है किसके अनुसार? मत्स्य पुराण के अनुसार। और ये किस में कहा गया है? वामन पुराण में। इसमें दोस्तों और ये कैसे कहा गया है इसमें कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यहाँ प्राचीन भावना को संकेत करता है। और भारत वर्षे कुमारिका खंडे, यहाँ नवीन भावना को। तो ये कहाँ है? वामन पुराण में। दोस्तों यहाँ पे ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं राजशेखर की किस पुस्तक में भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख है? काव्य मीमांसा। क्या कहा गया है? कुमारी द्वीप। ये काव्य मीमांसा आप याद रखिएगा। राजशेखर ने किस नदी को उत्तर और दक्षिण की बीच की सीमा माना है? नर्मदा नदी। कैसे? ये भारत है तो ये जो नर्मदा नदी निकली है मेकाल पर्वत से, तो इसे राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसके ऊपर उत्तर माना, इसके नीचे दक्षिण।
पुराणों में नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? मेकल सुता। ये भी यूपी पीसीएस में दोस्तों पूछा जा चुका है, और उत्तर प्रदेश का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जा चुका है। पुराणों में नर्मदा नदी को क्या कहा गया है? मेकल सुता। क्यों? मेकाल पर्वत से निकलती है, इसे मेकल पर्वत की कन्या भी कहते हैं और इसे मेकल सुता भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कुमारी द्वीप, बामन पुराण, ये भी काव्य मीमांसा हो चुकी है। राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा, राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर दक्षिण की सीमा माना है। नर्मदा नदी को मेकल सुता कहते हैं, ये भी हो चुका। यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश पर्वत को क्या कहा है? जो ये इंडिया है, ये हिंदू कुश पर्वत है, ऊपर जम्मू कश्मीर से और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है। इसे यूनानी लोग लेखकों ने दोस्तों क्या कहा है? पेरोपनिसस। इसे ही दोस्तों इंडियन काकेकस भी कहा गया है। काकेकस पर्वत की दोस्तों लोकेशन कहाँ है? आप लोग सर्च कीजिएगा, अगर ना पता चले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यूनानी लेखकों ने हिंदू कुश पर्वत को क्या कहा है? पेरोपनिसस या इंडियन काकेकस, इसी को कहा है। अगला दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंसेंट आर्थिर स्मिथ थे, इन्होंने किस पर्वत को भारत की भौगोलिक सीमा माना है? हिंदू कुश पर्वत। ये सीधे सीधे एग्जाम में दोस्तों पॉइंट पूछे जा चुके हैं। ये भी पॉइंट दोस्तों पूछा जा चुका है कि स्मिथ ने किस पर्वत को भारत की भौगोलिक वैज्ञानिक सीमा माना है? हिंदू कुश पर्वत। अगला दोस्तों ये लोग हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, चीनियों ने सिंधु द्वारा सिंचित भारतीय क्षेत्र को क्या कहा जा है? तीनचू या इंतु। अगला दोस्तों पॉइंट है, चीनियों द्वारा हिमालय पर्वत को क्या कहकर संबोधित किया गया है? सुंगलिन। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग सुंगलिन को भी याद रखने का। सुंगलिन किसे कहते हैं? हिमालय पर्वत को। किसने कहा है? चीनियों ने। फिर कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? देवात्मा। तो आपको यहाँ पे दो याद रखना है, सुंगलिन चीनियों ने कहा है और देवात्मा कालिदास ने कहा है। दोस्तों इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगला एक पॉइंट और है भौगोलिक सीमा से ही लेके, कि किसके अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय और अध्यात्मवाद को धारण किए हुए दो समुद्रों के बीच खड़ा है, और जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा, कालिदास। ये भी स्टेटमेंट सीधे सीधे आता है एग्जाम में कि किसने कहा है। उसमें ऑप्शन दिया होगा कालिदास, कौटिल्य, मुद्रा राक्षस की किताब में दिया, इस तरीके से दिया होगा, तो आपको याद रखना है कालिदास। दोस्तों अब हम लोगों का सेकेंड जो टॉपिक है बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया, तो इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम किस पुराण में बृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है? मत्स्य पुराण में। और भौगोलिक सीमा किस में बताई गई है? मनुस्मृति में बताई गई है, वो भी आप याद रखिएगा। और बृहत्तर भारत ग्रेटर इंडिया की संकल्पना मत्स्य पुराण में दी गई है। तो इसमें भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को सम्मिलित किया गया है। जो बृहत्तर भारत की संकल्पना की गई है, तो भारत के साथ जो ये कैसे इंडिया हो गया, ये यहाँ पे लंका, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, इन सबको मिला के दक्षिण पूर्व एशिया के 8 अन्य द्वीपों को मिला के बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया कहा गया। किसमें? मत्स्य पुराण। ये सबसे पुराना पुराण भी है, प्राचीन। तो इसमें 8 कौन कौन से क्षेत्र द्वीप आते हैं? ताम्रपर्णी श्रीलंका, दूसरा सुमात्रा, तीसरा इसे यवद्वीप कहा गया है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, यवद्वीप किसे कहते हैं? उसमें ऑप्शन था जावा, बोर्नियो, लंका, थाईलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? जावा, यवद्वीप। चौथा बाली, पांचवा वरुण द्वीप, वरुण द्वीप को ही बोर्नियो कहते हैं। छठा फूनान या कम्बोज, इसे कंबोडिया कहते हैं। सातवां श्याम या थाईलैंड, चंपा, अन्नाम। तो ये जो सबसे बड़ी संकल्पना ग्रेटर इंडिया की थी मत्स्य पुराण में थी, और ये आपको 8 पॉइंट याद रखने हैं, तभी आप जान पाएंगे कि जो प्राचीन भारत में अभी भी लोग ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं, तो इसमें ये 8 भाग मत्स्य पुराण के अनुसार शामिल किए गए। अगला दोस्तों पॉइंट है कि समुद्र पार प्राचीन भारतीयों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। समुद्र पार के प्राचीन प्रदेशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत भूमि और समुद्र दोनों पर ही फैला हुआ था। उसकी सीमा जवाग किसे कहते हैं? सुमात्रा या बृहत्तर भारत,
इसे ही सैलंध्र साम्राज्य तक विस्तृत थी। किसने कहा है? अरब भूगोल शास्त्री था मसूदी ने। किस किताब में कहा है? सोने की चारागाह नामक पुस्तक है। कौन सी सन में लिखी गई है? 943 ईस्वी में। तो आप लोग दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये इसमें अब हम लोग चर्चा कर चुके हैं ग्रेटर इंडिया मत्स्य पुराण, ये 8 भाग हो गए। ये मसूदी को याद रखिएगा, इसने ये स्टेटमेंट दिया। इसकी कौन सी किताब है? सोने की चारागाह। ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकता है कि सोने की चारागाह किताब किससे संबंधित है? तो अल मसूदी से। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जल्द ही हम कल एक नए टॉपिक पे मिलेंगे। और आप लोग अगर किसी टॉपिक पे जल्दी वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपको जल्दी ही जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।